नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा में से हमारा जो 7वां पाठ है खुला आकाश। ये है पूरक पठन गद्य। इनके रचनाकार है कुंवर नारायण जी और विदा है डायरी अंश। आगे बढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है 15 नवंबर 2017 में हुई। एक हिंदी साहित्यकार थे। कुंवर नारायण जी को अपनी रचना शैली में ऐतिहासिक और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। उनका रचना संसार इतना व्यापक एवं जटिल है कि उसको कोई नाम देना संभव नहीं है। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, मतलब ये कविता लिखते हैं, फिर भी आगे जाकर उन्होंने साहित्य भी लिखा है। पर इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखन किया है। उनकी कविता कहानियों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। 2009 में उन्हें वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी जो कृतियां हैं, कविता संग्रह चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दोनों, कविता के बहाने। उनके खंड काव्य है आत्मजयी, वज्रशवा के बहाने। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास और समीक्षा विचार है आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। तो बच्चों, जो हमारी विधा है डायरी अंश, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। डायरी ऐसी पुस्तिका जिसमें प्रत्येक दिन का कार्य का विवरण लिखा जाता है। कई लोग डायरी लिखते हैं, तो डायरी जो दिन अपने दैनंदिन जीवन में जो घटित होता है वह उस डायरी में लिखा जाता है। इसलिए डायरी ऐसी पुस्तिका जिसमें प्रत्येक दिन के कार्य का विवरण लिखा जाता है, ऐसा बोला जाता है। और अंश यानी भाग, खंड, छोटा सा टुकड़ा। हम जो देखने वाले हैं वो डायरी का छोटा सा टुकड़ा है, मतलब अंश है। डायरी लेखन व्यक्ति द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों को, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया संग्रह है। देखिए, डायरी लेखन क्या रहता है कि व्यक्ति द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में लिखा जाता है और उसका एक संग्रह तैयार किया जाता है। उसे बोला जाता है डायरी अंश। डायरी गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डायरी अंश ये खुद के ऊपर रहता है। आगे हम देखते हैं। तो चलिए हम जो है कुंवर नारायण जी का जो डायरी अंश है वो पढ़ते हैं। पहले है अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम इसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा ही कर चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह से समृद्ध नहीं बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थ अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। 10 मार्च 1998। देखिए, अंदर की दुनिया में कुंवर जी क्या बताना चाहते हैं कि अंदर की दुनिया यानी कौन सी दुनिया? हृदय की दुनिया। अंदर की दुनिया मतलब मन की, हमारे मन की जो दुनिया है उसे बोला जाता है अंदर की दुनिया। हृदय या मन समृद्ध होना अति आवश्यक है। जो हमारा हृदय है या मन है वो समृद्ध होना अति आवश्यक रहता है। प्रत्येक
मनुष्य को अपनी अंदर की दुनिया को समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कुंवर जी देखिए क्या बताना चाहते हैं कि हमारी जो अंदर की दुनिया है उसे समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अंदर की दुनिया समृद्ध बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो मन को अनुशासन में रखना है। हमारा मन जब अनुशासन में रहेगा तभी हम अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं। नए नए तरीकों को सोचना जरूरी है। जो हमारे लिए नए नए तरीके कौन से हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। मन का नवीनीकरण करना चाहिए। हमारे जो मन है उसका जो नवीनीकरण है, नवीन नवीन कल्पना सोचनी चाहिए। मन पर सत्य, प्रेम, अहिंसा, मानवता आदि मूल्यों का गहरा और स्थायी प्रभाव बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे मन को एक तो अनुशासन में रखना है और उसके साथ साथ सत्य, प्रेम, अहिंसा, मानवता आदि मूल्यों का गहरा व स्थायी प्रभाव भी रखना चाहिए। और इसी वजह से मन में सद्गुणों को स्थापित करना चाहिए। इस मन में सद्गुणों को स्थापित करने ताकि हृदय समृद्ध बने। मतलब कुंवर जी बताते हैं कि हमारे अंदर सद्गुणों का होना जरूरी है और इसीलिए हमारा हृदय समृद्ध बन सकता है, हमारे अंदर की दुनिया समृद्ध बन सकती है। जब हमारे अंदर की दुनिया समृद्ध बनती है तो ही अच्छा मनुष्य बनता है। आगे देखते हैं। मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है। इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन की तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद इधर उधर फुदक सकते हैं हो या चू चू की आवाज निकाल सकते हो। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझ से, आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझने में अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश कर रहा हूँ। 10 मार्च 1998। तो देखिए बच्चों, मकान पर मकान। मकान यानी क्या? घर, निवास स्थल। कुंवर जी बताना चाहते हैं कि आजू बाजू ने जो शहर है, शहर का उन्होंने निरीक्षण किया है। शहर में कैसे है, आजू बाजू में बिल्डिंग रहते हैं और बाजू में गैलरी से झांक कर देखिए तो बाजू में बिल्डिंग ही दिखाई पड़ती है, कहाँ पेड़ नहीं दिखाई पड़ते। पशु पक्षी हैं पर कहाँ बैठते रहते हैं कि हमारे बिल्डिंग के ऊपर ही बैठते रहते हैं वो, या पेड़ पर बैठते ज़्यादा दिखाई नहीं देते। तो उन्होंने यही वर्णन अपने डायरी उसमें किया है। मकान पर मकान। वो कहते हैं कि इस गली में पेड़ भी नहीं है तो न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश यानी खालीपन, कि यहाँ पेड़ लगाने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं है। गली में निकलते हैं या बाहर देखते हैं तो क्या दिखाई देते हैं? मकान ही मकान दिखाई देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो चिड़िया है वो कैसी दिखाई देती है कि वो प्लास्टिक की चिड़िया इधर उधर फुदकती हुई दिखाई देती है। जहाँ वहाँ देखते हैं वो संकर पतली गलियाँ ही देखती रहती है। संकेरी मतलब तंग गलियाँ दिखाई देती है।
लन फन मकान दिखाई देते हैं। लन मतलब अव्यवस्थित। मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश है। गुंजाइश मतलब खालीपन। मकान यानी घर, निवास। मकान ही मकान है। इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लंदे है। लंद फन मकानों के एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं। लन फन मकान मतलब अव्यवस्थित मकान। संकरी मतलब पतली, कमजोर, तंग गली। आप अभी शहर में रहते हैं तो आपको यही दिखाई पड़ता है कि आजू बाजू में हमारे यहाँ बिल्डिंग्स मकान ही मकान है। जाने आने के लिए जो गली है वो संकरी छोटी सी गली है और जो मकान बनाए हुए हैं वो कैसे है, लन फन मतलब अव्यवस्थित बनाए गए हैं। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। देखिए रचनाकार क्या कहते हैं कि जब मकानों से बाहर ताकता हूँ, देखता हूँ तो क्या दिखाई देता है कि एक दूसरा मकान दिखाई देता है और एक तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पे ऊपर बैठी या आसमान में उड़ने वाली चिड़िया नहीं दिखाई देती। तो वो चिड़िया कहाँ दिखाई देती है कि बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों में के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं है। रचनाकार को लगता है चिड़िया भी दिखती है पर वो क्या करती है, पेड़ों पर ऊपर बैठी दिखाई नहीं देती। तो उन्हें कैसी लगती है कि मानो वो प्राकृतिक नहीं है, तो वो रबर या प्लास्टिक के बने खिलौने जैसी लगती है जो शायद इधर उधर फुदक सकते हुए चू चू की आवाज निकाल सकती हैं, वैसे चिड़िया लगती है। मैंने ऐसे संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझते आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने तंग मतलब जो छोटी छोटी गलियां हैं उसे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब लेखक ने यहाँ जो हमारी परिस्थिति है आज के शहरों की, इसका वर्णन उन्होंने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई और दाई आंखों से नहीं। 8 अगस्त 1998। सही साहित्य। लेखक के अनुसार, रचनाकार के अनुसार सही साहित्य कैसा होना चाहिए कि सही साहित्य जो है मनोरंजन के साथ साथ सही और गलत की पहचान करा देने वाला चाहिए, ना कि एक ही राह दिखाना वाला, सही है या सही, गलत है गलत। इसलिए उन्होंने बोला है, इसलिए वो बोलते हैं कि ना ही बाई तरफ देखने वाला चाहिए और ना ही दाई तरफ देखने वाला चाहिए। साहित्य ऐसा चाहिए कि वो मनुष्य को सही गलत की पहचान बता सके, सही गलत क्या है वो बता सके। आगे देखते हैं। जाने खुद को। देखिए इसमें जाने खुद को में कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं, हम देखते हैं। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, कोशिश करे कि दूसरों या सब कहीं भी उस पर आत्मचिंतन बीच में ना आए। देखिए आत्मचिंतन अपने बारे में या अपनी भूमिका के बारे में सोचना, अपने आत्मा के बारे में सोचना। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हम अपने को जान सकते हैं कि हम स्वयं क्या हैं, और जो दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं। दंभ मतलब घमंड, अहंकार। दूसरे हमारे ऊपर हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी,
उस जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं, जाने खुद को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में न आए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं। यहाँ आत्मचिंतन यानी अपने बारे में, अपनी भूमिका के बारे में सोचना या आत्मा के बारे में चिंतन करना। दंभ मतलब घमंड या अहंकार। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिरक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। देखिए रचनाकार क्या कहना चाहते हैं कि हाँ, एक जगह बैठकर स्वयं के बारे में या स्वयं के कार्य के बारे में हमें सोचना चाहिए। इसे बोला जाता है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करने से व्यक्ति को स्वयं की अच्छाई बुराई का पता चलता है। आत्मचिंतन के द्वारा व्यक्ति अपने अवगुण का विश्लेषण करके स्वयं में बदलाव लाने की कोशिश करता है। व्यक्ति में अहंकारी, वासना, राग, द्वेष आदि भावना विपरीत परिणामों के बारे में आत्मचिंतन करके उसका त्याग करना चाहिए। पर आप जब आत्मचिंतन करते हो तो दूसरों की जो सोच है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, पर अब दूसरों की सोच, दूसरों के विचार दूसरे अपने आप पर हावी होने नहीं देने चाहिए। उधर सही और गलत की पहचान भी होनी चाहिए। स्वयं की उन्नति के लिए व्यक्ति को आत्मचिंतन करना जरूरी है। मतलब हमारी जो उन्नति करनी है, आत्मचिंतन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हर एक प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मकता स्वीकृत का भाव होना चाहिए, दूसरा अन्य नहीं। अंतर्मय है हमारी ही प्रतिकृति हमसे अलग या भिन्न न हो। मतलब जो कि भी है वो हमें सकारात्मक स्वीकृति करना चाहिए। आत्मचिंतन ऐसा हथियार है कि व्यक्ति को प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। हमें हमारी प्रतिकृति ऐसी बनानी चाहिए वो अच्छी हो, अंदर से भी और बाहर से भी। आगे देखते हैं सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। 7 अगस्त 1999। देखिए यहाँ जो लकड़बग्घे हैं, लकड़बग्घे मतलब भेड़िए की जात वाला एक पशु है। भेड़िए जैसे ही दिखता है, थोड़ा सा अलग रहता है। और गोजरा मतलब कान खजूरा। अब यह रचनाकार क्या बताने की कोशिश करते हैं कि आजकल जो है मनुष्य नहीं रहा है। मनुष्य जो है, देखिए बच्चों, यहाँ कुंवर नारायण जी क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ मनुष्य होते। मतलब मनुष्य सभी जीवों में एक श्रेष्ठ है। उसकी जीवन की सार्थकता मनुष्य बनने में ही है। वह मनुष्य होता है जो मनुष्य का पालन करता है। पर कभी कभी मनुष्य कैसा बर्ताव करता है, जानवरों की तरह। जैसे बर्ताव बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे रहते हैं, वैसे ही वो बर्ताव करता है, बुरा काम करता है।
कभी कभी हैवान बन जाता है। ऐसा करने से वह मनुष्य के लायक नहीं होता, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। कुंवर नारायण जी को लगता है कि जैसे बाघ कैसे बाघ ही रहता है या गाय केवल गाय ही रहते हैं, वैसे ही मनुष्य को मनुष्य ही बनकर रहना चाहिए। मनुष्य का धर्म ही मनुष्य को मनुष्य का धर्म का ही पालन करना चाहिए। मनुष्य धर्म का पालन करने से उसके जो मानवता मूल्य है उनके संचार होता है और वही श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। वो एक मिसाल कायम कर सकता है जो मनुष्य धर्म का पालन करता है। तो रचनाकार को लगता है कि मनुष्य को मनुष्य ही बनकर रहना चाहिए। आगे देखते हैं। लुका छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहारों को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है। चारित्रिक बेईमानी चरित्र से की गई बेईमानी, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है और कई लोग हमारी असलियत को न जान सके। आत्मविश्वास अपनी शक्ति या अपने योग्यता पर विश्वास। आखिर वह इंसान इतनी गंदी और धूर्त क्यों होते हैं, उसे छिपाना जरूरी लगे। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों होती है, उसे छिपानी जरूरी लगे। 4 जनवरी 2001। धूर्त यानी झूठी, कपटी। कुशलता यानी प्रवीणता, निपुणता। देखिए बच्चों, यहाँ रचनाकार कुंवर नारायण जी क्या कहना चाहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो हमारा जीवन खुले ढंग का होना चाहिए। वो खुले ढंग और पसंद से जीना चाहिए। जो चीज़ें हैं वो लुका छिपा कर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए कि कभी कभी मनुष्य रहते हैं, एक दिखाते कुछ है और होते कुछ है। मनुष्य को ऐसा नहीं रहना चाहिए। उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। जब मनुष्य में आत्मविश्वास की कमी रहती है या कमी झलकती है, तब मनुष्य असलियत में और रहता है और उसके अंदर कुछ और रहता है। आखिर ऐसा क्यों बर्ताव करना है? असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों होनी चाहिए कि हमें वो छिपाना जरूरी पड़े? तो नारायण जी कहते हैं कि हमारी असली या सच्चाई में रहनी चाहिए। कभी भी दूसरों को एक दिखाना और हम दूसरे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़िए। जीने का अर्थ। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। तथ्य यानी यथार्थ। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है कि जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित है, चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उसे क्या पाता हूँ, कैसे कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व हो। लगभग उसी अर्थ में साहित्य की चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र की किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। 23 जनवरी 2002। यहाँ तथ्य यानी यथार्थ, चैतन्य यानी सचेत, चेष्टा यानी प्रयास और सार्थकता
अवस्था, सार्थक होने वाली अवस्था। देखिए बच्चों, यहाँ कुंवर नारायण जी क्या कहना चाहते हैं कि जिंदगी वास्तव में जिंदा दिली का नाम है। जीवन में हमें कितने वर्ष तक जीवित रहना यह महत्वपूर्ण नहीं है, कि हमें कितने वर्ष जीवित रहना यह तो महत्वपूर्ण नहीं है, हमें अपना जीवन किस प्रकार और कैसे बिताना है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने को अच्छी तरह से जीकर एक नया अर्थ दे सकती है। कुंवर जी देखिए क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी तरह जी सकता है, उसे एक अच्छा अर्थ दे सकता है। वो अपने बारे में ही बता रहे हैं कि वो अभी 75 साल के हो गए हैं, फिर भी वो जितना जीवन बचा है उसे जीना चाहते हैं। ऐसा जीना चाहते हैं कि वो दूसरों के लिए सार्थक बने। व्यक्ति का जीवन ऐसा है कि तनावग्रस्त है, वो सुख आनंदी नहीं है, पर हमें उसे पीछे छोड़कर व्यक्ति को तनाव रहित होकर जीना चाहिए। उसे अपने गम और दुखों को भूलकर दूसरों के जीवन में आनंद की निर्मित करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, ऐसे कुंवर नारायण जी कहते हैं। आगे देखिए, कुंवर नारायण जी ने दिल्ली का वर्णन किया है क्योंकि उन्हें दिल्ली में रहने जाना है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। दिल्ली में रहना। अभी कुंवर नारायण जी ने दिल्ली का वर्णन किया है क्योंकि उन्हें दिल्ली में रहने जाना है। हम लोग मुंबई के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। मुंबई कैसे है, हमारे आजू बाजू में कैसे है आप लोग जानते हैं, वैसे ही दिल्ली में है। कुंवर जी क्या बताते हैं देखिए, दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफन, हर वक्त चलायमान। देखिए वो क्या कहते हैं कि शहर जैसे एक बड़ी बस की तरह है, सवारियों से लंदफन मतलब अव्यवस्थित, हर वक्त चलायमान मतलब चलने वाली। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही है कि जब तक बंद पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ में गिर जाओ। 12 जून 2003। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जैसे मुंबई शहर है वैसे ही दिल्ली शहर है, कि वहाँ भी बाजू बाजू में मकान है, वहाँ भी भीड़ है। और मकान कैसे हैं कि 2 कमरे कैसे हैं कि एक में पाँव रखे तो हम दूसरे में पहुँच जाते हैं, इतने छोटे मकान हैं। कैसा लगता है कि लटक जाओ और लटके ही रह जाओ, ऐसे लगता है। और जिंदगी ऐसे ही चल रही है। कैसे चल रही है तो भीड़ भाड़ में गिरी हुई। आगे देखिए, बहाने निकालना। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। बहाने निकालना, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकालते हैं। जनवरी 2006। शौक मतलब प्रबल लालसा, चाह। तो बच्चों अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कि जहाँ आपका शौक रहता है आप अपने आप वहाँ जाने के लिए रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो देखिए कुंवर जी क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ शौक होते हैं। शौक यानी आनंद, उसमें उसे आनंद मिलता है। शौकीन होने से हम ऊब नहीं जाते, इससे काम के प्रति हमारा उत्साह बना रहता है। जो हम शौक पूरा करते हैं तो हमारे काम के प्रति जो उत्साह रहता है वो बढ़ जाता है, बना रहता है। व्यक्ति को जिस चीज़ का शौक होता है उसके लिए वो समय निकालने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों न रहो, वो समय निकालता ही निकालता है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ कि बच्चों
आपका ही है कि आपको भी शौक रहता है। ज़्यादातर बच्चों को खेलने का शौक रहता है। अभी मुझे खेलने बाहर जाना है, तो आप लोग क्या करते हो? तुरंत पढ़ाई पूरी कर लेते हो और दिन में से 2-3 घंटा खेलने के लिए निकाल लेते हो। ऐसे ही जैसे निकाल लेते हो, मतलब आपका ये शौक है। और वही है कि नारायण जी वही कहते हैं, जब वहाँ शौक रहता है वहाँ हम बहाने निकाल ही लेते हैं। आगे देखते हैं, अपने से बहस। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उसे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरे से बहस से केवल झगड़ा ही हाथ लगता है। बहस यानी वाद विवाद। कुंवर नारायण जी कहना चाहते हैं कि जो बहस वाद विवाद है वो अपने आप से ही करना चाहिए, ना कि दूसरों से। दूसरों से क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। पर आप जब दूसरों से बहस करना जाते हो तो क्या हो जाता है? उनके साथ झगड़ा हो जाता है। तो नारायण जी कहते हैं, बहस करो, वाद विवाद करो तो पहले अपने आप से करो, दूसरों की बातें सुनो, झगड़ा मत करो। आगे देखिए, चीज़ों की गुलामी। कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। फिलहाल मतलब इसी समय, इस मौके के लिए। एकनिष्ठ मतलब एक के ऊपर श्रद्धा या अनुराग रखने वाला। तो देखिए, नारायण जी क्या कहते हैं कि आजकल मैंने 40,000 रुपये देकर एक कंप्यूटर खरीदा है और कंप्यूटर खरीदने के बाद आजकल मैं उसकी गुलामी ही कर रहा हूँ। उसके नखरे जो है वो झुक कर सह लेता हूँ, क्योंकि मैं उसमें अपना कल्याण ही देख रहा हूँ। शायद वो आगे जाकर मुझे आज़ादी दे दे, इसलिए मैं एक निष्ठा उसकी सेवा कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ कुंवर नारायण जी क्या कहना चाहते हैं? आधुनिक सभ्यता एक सोच है। मतलब ये जो है आधुनिक सभ्यता जो है, इसे आधुनिक सभ्यता बोली जाती है। आधुनिकरण है एक सभ्यता। व्यक्ति इस दुनिया के प्रति जागरूक बनता है, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ रहा है। हम फिलहाल क्या कर रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता में जी रहे हैं, आधुनिक जो वस्तु हैं उस पर जी रहे हैं। पर व्यक्ति सुई से लेकर रोबोट तक नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि सुई से लेकर रोबोट तक नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। मानव इस वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, मनुष्य जो है इस वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, पर ये मनुष्य की ज़रूरत है। ये वस्तु जो है, पर ये मनुष्य की ज़रूरत है। पर इंसान ये भूल गया है और इंसान इस चीज़ों पर पूरी तरह से निर्भर हो चुका है, ऐसे नारायण जी बताना चाहते हैं। अभी देखिए वो आगे क्या कहते हैं कि इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। इसके पहले उन्होंने एक मोटर खरीदी थी, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी कराना या करवाना उसके स्वभाव में ही है, सिर्फ तरीके बदलते हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम है। 30 सितंबर 2010। ये जो डायरी अंश है, इन्होंने दिशाओं का खुला आकाश में से लिया है। तो देखिए, कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं कि मनुष्य चीज़ों का गुलाम बन चुका है, पूरी तरह से चीज़ों पर ही निर्भर है।
इन चीज़ों के बिना वो रह नहीं सकता। आधुनिक सभ्यता मनुष्य पर इतनी हावी हो चुकी है कि वह पल भर के लिए भी उनसे अलग नहीं रह पाता। इसीलिए आधुनिक सभ्यता के लिए युग में व्यक्ति चीज़ों का गुलाम होने लगा है। ऐसे रचनाकार को कुंवर जी को लगता है कि आज हम वस्तु के चीज़ों के गुलाम हो चुके हैं। आप भी जानते हैं कि आज हम सर पर निर्भर हैं। हमारे यहाँ टीवी है, कंप्यूटर है, हमारे घर में फ्रिज है, मिक्सर है। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर निर्भर रहते हैं। मतलब हम इस जो वस्तु है उसके गुलाम बन चुके हैं। देखिए बच्चों, इस डायरी अंश में खुला आकाश इस डायरी अंश में लेखक कुंवर नारायण जी ने हृदय की दुनिया, मकानों से भरा शहर, आत्मचिंतन, मनुष्यता, जीवन की सार्थकता, आधुनिक सभ्यता की गुलामी आदि पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।